कभी सोचा है कि कोई नदी अपना रास्ता कैसे तय करती है? ये बस यूं ही नहीं हो जाता। तो आज हम भारत की नदियों के पीछे छुपे इन्हीं नियमों की गहराई में उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि वो कहाँ बहती हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी वो वहाँ क्यों बहती हैं। एक पानी की बूंद से लेकर भारत के विशाल नदी तंत्र तक चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और यही ख्याल, यही आइडिया हमारे आज के सफर का आधार है कि नदियां जो हैं वो हमारी धरती की नसों की तरह हैं, जो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती हैं। पर सवाल यह है कि यह आसान रास्ता आखिर तय कैसे होता है। तो चलिए एक नदी प्रणाली की पूरी अनाटॉमी को परत दर परत खोलकर इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नदी के असली स्वभाव की। फिर हम नदी प्रणाली की शारीरिक रचना यानी उसकी एनाटॉमी को समझेंगे। इसके बाद हम भारत के एक शानदार उदाहरण द ग्रेट इंडियन डिवाइड को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि एक नदी का जीवन स्रोत क्या है। और आखिर में भारत के दो महान नदी तंत्रों के बीच के फर्क को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द रिवर्स ट्रू नेचर, यानी वो कौन सी ताकतें हैं जो बहाव के पीछे काम करती हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर कौन सी ताकतें एक नदी को उसका रास्ता बताती हैं? यह कैसे तय होता है कि नदी को दाएं मुड़ना है या बाएं? देखिए, किसी भी नदी का रास्ता असल में चार मुख्य चीजें तय करती हैं। सबसे पहला फैक्टर है स्लोप ऑफ द लैंड, यानी जमीन की ढलान। ये तो बहुत सीधा है, पानी हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर ही बहेगा, सबसे तेज रास्ते से। दूसरा फैक्टर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जमीन के नीचे चट्टानों की बनावट कैसी है। सोचिए, अगर रास्ते में ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टान आ गई तो नदी को मजबूरन घूमना पड़ेगा, पर अगर नरम मिट्टी है तो नदी उसे काटकर अपना सीधा रास्ता बना लेगी। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी पानी की मात्रा। जाहिर सी बात है, पानी जितना ज्यादा होगा उसकी काटने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। और चौथा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी पानी के बहने की रफ्तार। तेजी से बहता पानी गहरी घाटी बनाता है, जबकि धीमा पानी फैलता है। बस यही चारों फैक्टर्स मिलकर एक नदी का पूरा चरित्र तय करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक पानी की धारा पर कौन सी ताकतें काम करती हैं, तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि लाखों धाराएं मिलकर जो एक बड़ा सिस्टम बनाती हैं, उसे समझने के लिए ज्योग्राफर्स कौन से खास शब्द इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ड्रेनेज बेसिन, जिसे हिंदी में अपवाह द्रोणी कहते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत बड़े फनल या कीप की कल्पना कीजिए। यह जमीन का वो पूरा का पूरा इलाका है जहां गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद बहकर एक ही मुख्य नदी में जाकर मिलती है। यह सबसे बड़ी यूनिट है। दूसरा शब्द है वाटरशेड, यानी जल ग्रहण क्षेत्र। अब ये ड्रेनेज बेसिन से थोड़ा और स्पेसिफिक है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बाथटब का उदाहरण। सोचिए, टब के अंदर पानी कहीं भी गिरे, वो इकट्ठा होकर एक ही छेद यानी एक ही आउटलेट से बाहर निकलेगा। बस वाटरशेड भी जमीन का वही एरिया है जिसका सारा पानी एक कॉमन निकास की तरफ बहता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, वाटर डिवाइड या जल विभाजक। इसे एक ढलान वाली छत की तरह सोचिए। छत के सबसे ऊंचे हिस्से पर गिरी पानी की बूंद या तो बाईं ओर जाएगी या दाईं ओर, वो दोनों तरफ एक साथ नहीं जा सकती। बस यही ऊंचाई वाला एरिया, चाहे वो पहाड़ हो या पठार, वाटर डिवाइड कहलाता है, जो दो नदी सिस्टम को अलग करता है। और भारत में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। चलिए आप देखते हैं कि ये वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट असल दुनिया में हमारे भारत के नक्शे पर कैसे जिंदा होता है। और ये है भारत का महान जल विभाजक। शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन हरियाणा और दिल्ली के वो समतल दिखने वाले मैदान ही वो विशाल वाटर डिवाइड हैं। असल में वहां जमीन में एक बहुत ही मामूली, लगभग न दिखने वाली ऊंचाई है, लेकिन बस वही मामूली सी ऊंचाई एक तरफ के पानी को पश्चिम में सिंधु नदी सिस्टम की ओर भेजती है और दूसरी तरफ के पानी को पूर्व में गंगा नदी सिस्टम की ओर। यही वो अदृश्य रेखा है जो एशिया के दो सबसे बड़े नदी तंत्रों की किस्मत तय करती है। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि नदी बहती क्यों है और कहाँ बहती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसमें पानी आता कहाँ से है। एक नदी जिंदा कैसे रहती है, उसका जीवन स्रोत क्या है। भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं और इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। पहला परिवार है हिमालय की नदियों का। ये पेरेनियल होती हैं, यानी 12 मासी, क्योंकि इन्हें ग्लेशियरों से और बारिश से दोनों से साल भर पानी मिलता है। नतीजा, ये बहुत लंबी और गहरी होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये एफेमेरल होती हैं, यानी मौसमी। ये बेचारी सिर्फ और सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए इनका सफर छोटा होता है और ये ज्यादा गहरी नहीं होती। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ड्यूअल बैटरी सिस्टम का ये आइडिया, यानी ड्यूअल बैटरी सिस्टम। हिमालय की नदियों के पास समझिए दो पावर सोर्स हैं। पहली बैटरी है ग्लेशियर्स, जो गर्मियों में पिघलकर पानी देते हैं, और दूसरी बैटरी है मॉनसून की बारिश। इसी दोहरी चार्जिंग की वजह से ये नदियां कभी नहीं सूखती। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों के पास सिर्फ एक ही बैटरी है, और वो है मॉनसून। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम इन दोनों नदी तंत्रों के कैरेक्टर को, उनके स्वभाव को और गहराई से समझेंगे। और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक युवा और एक बुजुर्ग के बीच का अंतर। इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ है हिमालय की नदियां, जो युवा हैं, बेचैन हैं, जोश से भरी हैं। वो नए नए बने पहाड़ों से निकलती हैं, हर साल उथल पुथल मचाती हैं और अपने रास्ते बदलती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ये शांत, स्थिर और अनुभवी बुजुर्गों की तरह हैं। ये प्राचीन और सख्त चट्टानों वाले पठारों पर बहती हैं। इनके रास्ते हजारों सालों से तय हैं और इनके स्वभाव में एक ठहराव है। तो आज हमने एक नदी के क्यों को समझा, उसके बहने के पीछे के कारण, उसकी एनाटमी, उसका जीवन स्रोत। लेकिन अब एक अगला और बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब ये नदियां जमीन पर अपनी कहानी लिखती हैं, तो वो कौन से सुंदर और जटिल पैटर्न बनाती हैं? ये भूगोल का एक और शानदार अध्याय है, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। नमस्कार। पिछले सेशन में यानी मॉड्यूल 1.1 में हमने बात की थी कि कैसे ग्रेविटी और स्लोप मिलकर पानी को बहाते हैं, है ना? ये वो बेसिक फोर्सेस हैं जो हर नदी के फ्लो के पीछे होती हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर ग्रेविटी हर जगह पानी को सिर्फ नीचे की तरफ ही खींच रही है, तो फिर जमीन पर नदियां इतने अलग-अलग, इतने कॉम्प्लेक्स शेप्स क्यों बनाती हैं? कहीं नदी पेड़ की जड़ों की तरह फैली हुई दिखती है, तो कहीं एकदम सीधी लाइनों में, जैसे किसी ने एक ग्रिड बना दी हो। आखिर वो क्या चीज है जो पानी के रास्ते को ये शेप देती है? और इसका जवाब छिपा है ड्रेनेज पैटर्न में। एक ड्रेनेज पैटर्न दरअसल नदियों और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना एक जियोमेट्रिक शेप होता है। पर यह सिर्फ कोई रैंडम शेप नहीं है। आप इसे जमीन का फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। जी हाँ, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट हमारी पहचान बताता है, वैसे ही एक ड्रेनेज पैटर्न उस जगह की जमीन के नीचे की पूरी कहानी, मतलब वहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ की चट्टानों के बारे में सब कुछ बता देता है। तो आज हम इन्हीं फिंगरप्रिंट्स को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये लैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, सबसे कॉमन यानी पेड़ जैसे पैटर्न को समझेंगे, फिर एक इंजीनियर्ड ग्रिड पैटर्न पर नजर डालेंगे, और फिर अ डोम एंड अ बोल मतलब गुंबद और कटोरे से बनने वाले पैटर्न्स को जानेंगे। और आखिर में इस पूरी ज्योमेट्री के लिए एक गाइड तैयार करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे आम पैटर्न से, जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, द डेंड्रिटिक पैटर्न। इसका नाम ही इसकी पहचान है, डेंड्रिटिक। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल एक पेड़ की फैली हुई शाखाओं या उसकी जड़ों जैसा नजर आता है। एक मेन नदी जिसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक मुख्य नदी होती है जिसे छोटी छोटी सहायक नदियां, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, अपना पानी लाकर देती हैं। अ पॉइंट टू नोट ये है कि ये ट्रिब्यूटरीज मेन नदी से 90 डिग्री से कम के एंगल पर, यानी एक एक्यूट एंगल पर जुड़ती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये पैटर्न बनता ही वहां है जहां जमीन के नीचे की चट्टानें एक जैसी यानी यूनिफॉर्म हो और जमीन काफी हद तक फ्लैट हो। इससे पानी को अपनी मर्जी से बहने की आजादी मिलती है और वो सबसे आसान रास्ता चुनते हुए पेड़ की जड़ों की तरह फैल जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखना हो तो वो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये विशाल नदियां जब इन समतल मैदानों से गुजरती हैं तो यही खूबसूरत डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हैं। चलिए अब डेंड्रिटिक से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पैटर्न को देखते हैं जो बिल्कुल ही अलग शेप बनाता है। बात करते हैं अ ट्रेलिस पैटर्न की। जहां डेंड्रिटिक पैटर्न बहुत ऑर्गेनिक और नेचुरल दिखता है, वहीं ट्रेलिस पैटर्न को देखकर लगता है जैसे इसे किसी ने इंजीनियर किया हो। ये किसी बगीचे में लगी जाली या एक रेक्टेंगुलर ग्रिड जैसा दिखाई देता है, एकदम सधा हुआ। अब ऐसा क्यों होता है?
ये पैटर्न वहां बनता है जहां जमीन के नीचे हार्ड और सॉफ्ट रॉक की परतें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और नदियां तो हमेशा आसान रास्ता ही चुनती हैं, राइट? तो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो सॉफ्ट रॉक को आसानी से काटकर उसके पैरेलल बहने लगती हैं, और फिर जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हार्ड रॉक के ऊपर से बहती हुई इनसे आकर ठीक 90 डिग्री के कोण पर यानी राइट एंगल्स पर मिलती हैं, और बस बन गया एक परफेक्ट ग्रिड। इस तरह का पैटर्न आपको अक्सर फोल्डेड माउंटेन्स में देखने को मिलेगा। भारत में, हिमालय के कुछ हिस्सों में और छोटा नागपुर पठार में, जहां दामोदर जैसी नदियां बहती हैं, वहां ये ट्रेलिस पैटर्न बहुत साफ नजर आता है। अब आते हैं दो ऐसे पैटर्न्स पर जो एक दूसरे के परफेक्ट ऑपोजिट है। एक में पानी एक चोटी से बाहर की तरफ बहता है, तो दूसरे में एक बेसिन के अंदर की तरफ आता है। पहला है द रेडियल पैटर्न। इसे इमेजिन करना बहुत आसान है। सोचिए, एक साइकिल का पहिया, जैसे उसकी तीलियां यानी स्पोक्स सेंटर से बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक वैसे ही जब नदियां किसी एक ऊंची जगह जैसे कोई डोम या वॉल्केनो से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं, तो उसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। भारत में इसका एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है अमरकंटक की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को एक वाटर टावर भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा ऊंचा पॉइंट जहां से पानी सप्लाई होता है। यहां से भारत की कुछ बहुत जरूरी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। ये देखिए, अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, सोन नदी उत्तर की तरफ बहकर गंगा में मिल जाती है, और महानदी पूर्व की तरफ बहती है। एक ही जगह से 3 दिशाओं में निकलती नदियां। ये रेडियल पैटर्न का एक शानदार जीता जागता उदाहरण है। और अब इसका ठीक उल्टा, द सेंट्रीपीटल पैटर्न। रेडियल में नदियां एक पॉइंट से बाहर जा रही थीं, सेंट्रीपीटल में नदियां अलग अलग दिशाओं से आके एक सेंट्रल लो पॉइंट या बेसिन में मिलती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी फनल में पानी आके इकट्ठा होता है। यह दोनों का कंपैरिजन देखिए कितना क्लियर है। रेडियल पैटर्न का फ्लो एक चोटी से बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है, जैसे व्हील स्पोक्स, जबकि सेंट्रीपेटल पैटर्न का फ्लो एक बेसिन में अंदर की तरफ इनवर्ड होता है, जैसे कोई फनल या बोल। भारत में इसका एक अच्छा उदाहरण है मणिपुर की लोकटक झील, जहां चारों तरफ से नदियां आकर उसी झील में मिलती हैं। तो अब तक हमने जो भी समझा इस पूरी जियोलॉजिकल ज्योमेट्री को, चलिए एक जगह पर क्विकली समराइज करते हैं। ये टेबल एक परफेक्ट समरी है, चलिए इसे फटाफट देखते हैं। डेंड्रिटिक मतलब पेड़ की जड़ें, एंगल होता है अक्यूट और ये बनता है फ्लैट यूनिफॉर्म जमीन पर जैसे गंगा के मैदान। फिर है ट्रेलिस जो ग्रिड जैसा दिखता है, एंगल होता है राइट एंगल और ये बनता है हार्ड और सॉफ्ट रॉक वाले एरिया में जैसे दामोदर नदी का इलाका। तीसरा है रेडियल यानी व्हील स्पोक्स, जहां नदियां एक डोम से बाहर निकलती हैं जैसे अमरकंटक। और आखिर में इसका उल्टा सेंट्रीपिटल जो फनल की तरह है, जहां नदियां एक डिप्रेशन में अंदर आती हैं जैसे लोकटक झील। तो हमने नदियों के इन शेप्स को, इन फिंगरप्रिंट्स को तो समझ लिया, लेकिन नदियां सिर्फ ये स्टैटिक शेप्स नहीं हैं, वे टाइम ट्रैवलर्स हैं। जी हाँ, हर नदी की अपनी एक उम्र होती है, एक यूथ, एक मैच्योरिटी एंड एन ओल्ड एज। और ये बात हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नदी उन पहाड़ों से भी ज्यादा पुरानी हो जिन्हें वो आज काट कर बह रही है? ये कैसे पॉसिबल है? इस कमाल की जियोलॉजिकल पजल को एंटीसीडेंट्स कहते हैं और इसी की पड़ताल हम अपनी अगली चर्चा में करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने नदियों की बनावट यानी उनकी शेप्स की बात की थी, है ना? लेकिन आज हम कहानी में एक नया और शायद सबसे दिलचस्प डायमेंशन जोड़ने वाले हैं, और वो है समय का। चलिए इस पावरफुल आइडिया के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, कुछ नदियां ओबीडियंट चिल्ड्रन मतलब आज्ञाकारी बच्चों की तरह होती हैं। वो जमीन के ढलान का, स्लोप का पूरी तरह से पालन करती हैं। लेकिन कुछ होती हैं रेबल्स, विद्रोही। ये वो हैं जो पहाड़ों के बनने से पहले से मौजूद थीं, और जब पहाड़ उठे तो उन्होंने रास्ता बदलने के बजाय उन्हें चीरकर अपना रास्ता बना लिया। तो आज का ये सेशन इन्हीं रेबल नदियों की कहानी है, और ये कहानी हमें क्या बताती है, चलिए देखते हैं। तो हमारी कहानी के पहले किरदार ये हैं टाइम ट्रैवलर्स। ये वो नदियां हैं जो उन पहाड़ों से भी पुरानी हैं जिन्हें ये आज काट कर बहती हैं। सोचिए जरा। अच्छा, तो ये जो शब्द है एंटीसीडेंट रिवर, इसका मतलब क्या है? देखिए, की पॉइंट ये है कि एक एंटीसीडेंट नदी
वो नदी है जो पहले से मौजूद थी। मतलब जब जमीन में हलचल हुई और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ ऊपर उठने लगे तो इस नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, इसने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी जगह पर अड़ी रही। पर सवाल यह है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले एक नदी एक सपाट मैदान पर आराम से बह रही है। फिर टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से वो जमीन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है, एक पहाड़ बनने लगता है। अब नदी के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपना रास्ता बदल ले या फिर लड़े, और इन नदियों ने लड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठती गई, नदी की काटने की शक्ति, उसकी इरोसिव पावर अपलिफ्ट रेट से ज्यादा थी। वो एक आरी की तरह उठती हुई जमीन को लगातार काटती रही और आखिर में एक गहरी घाटी, एक डीप गॉर्ज बना दिया, सीधा पहाड़ के बीचों बीच। और इस एलीट लिस्ट को देखिए जरा। ये कोई छोटी मोटी नदियां नहीं हैं जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं इंडस की, सतलज की, कोसी की और यहाँ तक कि गंगा की भी। ये सब हिमालय की एंटीसीडेंट नदियां हैं। मतलब ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। Isn't that just incredible? अच्छा, किसी कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये जानना कि वो क्या नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, द यमुना। यमुना नदी एक एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के बनने के बाद अस्तित्व में आई। वो एक ओबीडियंट रिवर है जो नए बने पहाड़ों को काटने के बजाय उनके हिसाब से ढल गई और उनके चारों ओर से बहने लगी। तो अभी तक हमने एक रेबल और एक ओबीडियंट रिवर की कहानी समझी, पर असल में नदियां अकेले काम नहीं करती हैं ना, वो एक पूरे परिवार की तरह होती हैं, एक पूरा ड्रेनेज बेसिन। तो चलिए अब इस रिवर फैमिली ट्री को समझते हैं, जहां हर नदी का एक खास रोल होता है जो जमीन का स्लोप तय करता है। ये टेबल इस पूरे रिवर फैमिली को हमारे लिए ब्रेक डाउन करती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कॉन्सिक्वेंट रिवर। ये मास्टर रिवर है जो जमीन के मेन स्लोप को फॉलो करती है। फिर आती है सबसीक्वेंट, ये ऑपर्चुनिस्टिक है। ये ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी कमजोर चट्टानों को ढूंढकर अपना रास्ता बनाती है और मास्टर रिवर से जा मिलती है। इसके बाद है ऑब्सिक्वेंट, ये असली रेबेल है। ये मास्टर रिवर की उल्टी दिशा में बहती है। और आखिर में है रीसीक्वेंट, ये बनती तो बाद में है लेकिन मास्टर रिवर की ही डायरेक्शन को फॉलो करती है, इसलिए इसे लेट फॉलोअर कहते हैं। अब ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, राइट? तो इन्हें याद रखने के लिए इस एनालॉजी को दिमाग में रखते हैं। सोचिए, कॉन्सिक्वेंट नदी मतलब जो मास्टर रिवर है वो पेरेंट की तरह है जो पहाड़ी से नीचे उतर रही है। ऑब्सिक्वेंट नदी वो रेबल बच्चा है जो पेरेंट के ऑपोजिट वापस पहाड़ी पर ऊपर की तरफ भाग रहा है। और सबसीक्वेंट वो एक चालाक पड़ोसी की तरह है जो टूटी हुई बाड़ मतलब सॉफ्ट रॉक से एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है। मुझे लगता है इस कहानी से ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम एकदम क्लियर हो जाता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, इन सभी आइडियाज को लेते हैं और इन्हें भारत के दो सबसे बड़े रिवर सिस्टम्स पर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखिए, ये सब कुछ बता देता है। एक तरफ है हिमालयन सिस्टम यानी यूथ, जवान नदियां, और दूसरी तरफ है पेनिनसुला सिस्टम यानी एल्डर्स, पुरानी मैच्योर नदियां। हिमालयन नदियां पेरेनियल हैं, मतलब साल भर बहती हैं क्योंकि इनका सोर्स ग्लेशियर और बारिश दोनों है। ये नरम सेडिमेंट्री रॉक से गुजरती हैं, इसलिए अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं। वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुला नदियां इफेमरल हैं, यानी सीजनल, वो सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं। वो कठोर पुरानी चट्टानों पर बहती हैं, इसलिए उनका रास्ता स्टेबल रहता है। तो उनका सोर्स, उनकी जमीन, सब कुछ उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। और हाँ, ये सब सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। इस जियोलॉजिकल रियलिटी का, इस फर्क का करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में हमें अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की युवा हिमालयी नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में पानी और सिल्ट लाती हैं। और वहीं साउथ इंडिया में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ की नदियाँ सीजनल हैं। तो बाढ़ और सूखा, ये सब इन नदियों के कैरेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो अब तक हमने नदियों की शेप, एज और पर्सनालिटी, इन तीनों पहलुओं को समझ लिया है। ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है। तो इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है ये फंडामेंटल डिफरेंस एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट नदियों के बीच का।
एंटीसीडेंट नदियां ये प्री हिमालयन है, मतलब पहाड़ों से भी पुरानी। इनका बिहेवियर है वर्टिकली काटना, डाउन कटिंग करना, जैसे इंडस और सतलज। और कॉन्सिक्वेंट नदियां ये पोस्ट हिमालयन है, पहाड़ों से छोटी, ये बने बनाए स्लोप को फॉलो करती हैं, जैसे यमुना, गोदावरी। बस ये याद रखना है, कुछ नदियों ने पहाड़ को शेप दिया और कुछ नदियों को पहाड़ ने शेप दिया। तो अब जब ये फाउंडेशन तैयार है, ये बुनियाद हमने समझ ली है, तो क्या हम इस नॉलेज को दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रिवर सिस्टम्स में से एक पर अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? हमारा अगला पड़ाव है पार्ट 2, द इंडस सिस्टम। हम अपनी शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 2.1 से, द लायंस माउथ। आखिर क्या है ये लायंस माउथ? ये जानने के लिए हमारे साथ अगली कड़ी में जरूर जुड़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि इंडस रिवर एक एंटीसीडेंट नदी है, मतलब ये उन पहाड़ों से भी पुरानी है जिनके बीच से आज ये बहती है। तो आज चलिए इसी शानदार नदी की पूरी यात्रा को ट्रेस करते हैं, देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है और इसका सफर कैसा है। चलिए शुरुआत इस एक पावरफुल विचार से करते हैं। ये एक लाइन ना इस नदी की पूरी कहानी बयां कर देती है। इसने सिर्फ एक बना बनाया रास्ता नहीं ढूंढा, इसने तो चट्टानों और पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता खुद बनाया है। जरा सोचिए इसकी ताकत के बारे में। इंडस नदी को अगर सच में समझना है तो हमें इसकी शुरुआत तक जाना ही होगा। और वो शुरुआत भारत में नहीं है, वो है तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पठारों में। तिब्बत में इंडस को एक खास नाम से जाना जाता है, सिंगी खंबान, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह। ये नाम सिर्फ नदी की जबरदस्त शक्ति को ही नहीं दिखाता है, बल्कि जहां से ये निकलती है उस जगह की भव्यता को भी बताता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का सम्मान है। तो ये शेर का मुंह असल में है कहां? देखिए, ये 3 खास जगहों का संगम है। सबसे पहले आता है बोखारचू ग्लेशियर, जो इसका मेन सोर्स है, जहां से बर्फ पिघलकर इसे पानी देती है। ये ग्लेशियर पवित्र कैलाश माउंटेन रेंज में मौजूद है, और ये सब कुछ है पवित्र लेक मानसरोवर के पास। तो ये तीनों मिलकर इंडस नदी को जन्म देते हैं। अच्छा, अब जब हम जान गए हैं कि ये शुरू कहां से होती है, तो आइए अब नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दुनिया की छत यानी हिमालयास को काटते हुए भारत की तरफ अपना रास्ता बनाती है। इंडस नदी भारत में लद्दाख के डेमचोक नाम की जगह से एंटर करती है, और यहां इसका नज़ारा देखने लायक होता है। ये 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। इसके उत्तर में है लद्दाख रेंज और दक्षिण में है ज़ांस्कार रेंज। जरा सोचकर देखिए वो लैंडस्केप। और हाँ, मशहूर शहर ले इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लद्दाख से बहने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है और आखिर में अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। अब जरा इसके स्केल की कल्पना कीजिए। अपने सोर्स से लेकर समुद्र तक इंडस नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ये बहुत बहुत लंबी दूरी है, जो इस पूरे रिवर सिस्टम के महत्व को दिखाती है। और उस कुल लंबाई में से 1114 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अंदर बहता है, और यही बात इसे भारत की सबसे जरूरी नदियों में से एक बना देती है, ना सिर्फ जिंदगी के लिए बल्कि जियोपॉलिटिकल नजरिए से भी। देखिए, इंडस नदी अपनी ये यात्रा अकेले तय नहीं करती। इससे पहले कि ये वो विशाल नदी बने जिसे हम जानते हैं, ऊंचाई पर कई छोटी बड़ी धाराएं इसमें आकर मिलती हैं। ये हैं इसकी सहायक नदियां, या जिन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर आप नदी के बहने के दिशा में खड़े हों तो आपके दाईं तरफ से यानी उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगिट और हुंजा। वहीं बाईं तरफ से यानी दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें ज़ांस्कर और आगे चलकर पंजनाद शामिल हैं, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। और यहीं से इस नदी का सफर ज्योग्राफी से निकलकर जियोपॉलिटिक्स में दाखिल हो जाता है। पानी मतलब शक्ति, और इंडस रिवर सिस्टम को 2 परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देश शेयर करते हैं। तो साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक संधि हुई। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट थी। इसे कराची में साइन किया गया था तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के द्वारा, और इसमें मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। तो इस संधि ने नदियों को बांटा कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है।
देखिए, पश्चिमी नदियां यानी इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गईं, जिन्हें इनके पानी का लगभग 80% हिस्सा मिला। वहीं पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज भारत को दी गईं, जिन्हें इनके पानी का लगभग 80% हिस्सा मिला। ये एक बहुत ही साफ साफ बंटवारा था। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बिंदु पर ध्यान देना होगा, जैसा कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में बताया गया है। दस्तावेज में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद 2025 में भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। हम इस जानकारी को ठीक वैसे ही आपके सामने रख रहे हैं जैसा ये सोर्स में मौजूद है, ये साफ करने के लिए कि ये एक वर्णित भविष्य की संभावना है, न कि कोई मौजूदा तथ्य। तो आज हमने इस पूरी नदी तंत्र की रीढ़ की हड्डी यानी खुद इंडस नदी को समझ लिया है। लेकिन उस कहानी का क्या जो भारत में और दक्षिण की तरफ चलती है? उन 5 नदियों का क्या जो पंजाब को उसका नाम देती हैं? 5 नदियों की भूमि, वे इस विशाल पहेली में कहां फिट होती हैं? ये पता लगाने के लिए हमारे अगले विश्लेषण में जरूर शामिल हों। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सफर में। पिछली बार हमने सिंधु नदी की अकेली शानदार यात्रा को देखा था, लेकिन आज कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिंधु अब अकेली नहीं है। याद है आपको कैसे सिंधु लद्दाख के ऊंचे बर्फीले रेगिस्तानों से होकर गुजर रही थी, एकदम अकेली? वो एक शांत, लगभग आध्यात्मिक सा सफर था जो विशाल पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। लेकिन अब कहानी बदलती है। जैसे ही सिंधु मैदानों की तरफ आती है, उसका ये अकेलापन खत्म हो जाता है। उसे मिलता है एक जबरदस्त गठबंधन, 5 नदियों का एक ऐसा संगम जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और इसी संगम को हम कहते हैं पंचनद। देखिए, ये शब्द खुद अपनी कहानी बताता है। पंच यानी 5 और नद यानी नदी, तो पंचनद हुआ 5 नदियों का मिलन। और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है पंजाब, यानी पंज आब या 5 पानी की धरती। तो सोचिए, ये नदियां इस इलाके की पहचान में कितनी गहराई तक बसी हुई हैं। तो चलिए आज इसी सिस्टम को गहराई से समझते हैं। हम पंजाब की इन 5 जीवन रेखाओं से एक एक करके मिलेंगे। शुरुआत करेंगे झेलम से, फिर देखेंगे चिराब की ताकत को, जानेंगे रावी और ब्यास के रिश्ते के बारे में, और आखिर में मिलेंगे सबसे पुरानी नदी सतलुज से। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि इन नदियों के बाद आगे की कहानी क्या है। तो हमारी पहली नदी है झेलम, और हमने इसे नाम दिया है एक युवा विद्रोही। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। झेलम निकलती है जम्मू और कश्मीर के वेरीनाग झरने से। अब देखिए, आमतौर पर नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं अपनी युवा अवस्था में, तो वो बहुत तेज और सीधी बहती हैं। लेकिन झेलम अलग है, ये अपनी शुरुआती स्टेज में ही मियांडर्स करती है। मियांडर्स का मतलब है सांप की तरह बल खाकर घूम घूम कर चलना। ये एक ऐसी आदत है जो हमें पुरानी मैदानी नदियों में देखने को मिलती है। तो है ना ये एक युवा विद्रोही। और हाँ, खूबसूरत श्रीनगर शहर इसी के किनारे बसा है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर लेक को भी भरती है। और इतिहास में झांकें तो झेलम के कई चेहरे दिखते हैं। इसका पुराना भारतीय नाम था वितस्ता, लेकिन जब यूनानी यहाँ पहुंचे उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, हाइडास्पेस। और ये नाम इतिहास के एक बहुत बड़े युद्ध की याद दिलाता है, बैटल ऑफ हाइडास्पेस, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच इसी नदी के तट पर हुआ था। तो देखिए, एक ही नदी, लेकिन उसकी पहचान कितनी अलग अलग है। चलिए अब झेलम से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं पंचनद के बाहुबली से, चिनाब द माइटी ट्विन। और जब हम बाहुबली कहते हैं तो हमारा मतलब है कि पानी की मात्रा के हिसाब से ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब का जन्म भी बड़ा दिलचस्प है। ये एक नदी के तौर पर पैदा नहीं होती, बल्कि 2 धाराएं हैं, चंद्रा और भागा। ये दोनों हिमाचल प्रदेश के टांडी में आकर मिलती हैं और तब जाकर बनती है ताकतवर चिनाब। इसका मेन सोर्स है बारालाचा ला पास, और जैसा हमने कहा, वॉल्यूम के हिसाब से ये सिंधु सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसका पुराना नाम था अस्किनी। 359 मीटर। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 359 मीटर्स। जी हाँ, ये ऊंचाई है चनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की। पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा। सोचकर ही हैरानी होती है ना? ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये इस ताकतवर नदी के ऊपर भारत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं 2 ऐसी नदियों की जिनकी कहानी एक साथ शुरू होती है, रावी
और ब्यास यानी द रोहतांग ट्विंस या रोहतांग के जुड़वा। इन दोनों का जन्म आप कह सकते हैं एक ही घर में होता है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास, बिल्कुल जुड़वा भाई बहनों की तरह। लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। रावी, जिसका पुराना नाम पुरुषनी है, एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। इसका मतलब है जो सरहदों को पार कर जाए। तो रावी भारत से निकलकर पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन ब्यास, जिसका पुराना नाम बिपाशा है, वो इस परिवार की एक खास सदस्य है। ये सिंधु सिस्टम की अकेली ऐसी बड़ी नदी है जो अपना पूरा सफर भारत के अंदर ही तय करती है। ये कभी बॉर्डर पार नहीं करती और पंजाब के हरीके में सतलुज में मिल जाती है। और अब बारी है पंचनद की आखिरी और सबसे पुरानी नदी की, सतलुज, द एंशिएंट जायंट। सतलुज एक एंटीसेडेंट नदी है। अब ये एक बहुत ही स्पेशल टर्म है। इसका मतलब है कि ये नदी हिमालय से भी पुरानी है। जरा कल्पना कीजिए, जब हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, सतलुज पहले से वहां मौजूद थी। और जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे होते गए, इसने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बनाए रखा। इसका जन्म होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षसताल झील से। भारत में ये शिवकीला दर्रे से दाखिल होती है और ये सिंधु नदी सिस्टम की सबसे लंबी सहायक नदी है। और क्योंकि इसका सफर इतना लंबा और पुराना है, इसके नाम भी कई हैं। तिब्बत में इसे कहते हैं लांगचेन जांगबो, मतलब हाथी नदी, शायद इसकी ताकतवर धारा की वजह से। और हमारे वेदों में इसका प्राचीन नाम था शुतुद्री। तो आइए एक नज़र में इन पांचों नदियों की प्रोफाइल को फिर से देख लेते हैं। झेलम यानी वितस्ता, जो अपनी जवानी में ही बल खाकर चलती है। चिनाब यानी अस्किनी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी या पुरुषनी, जो सरहद पार करके बहती है। ब्यास यानी बिपाशा, जो पूरी तरह से भारत में ही रहती है। और आखिर में सतलुज, शुतुद्री, जो सबसे लंबी है और हिमालय से भी पुरानी एक एंटीसीडेंट नदी। 5 नदियां, 5 अलग अलग किरदार। तो हमने नदियों से तो मुलाकात कर ली, उनकी कहानियां भी जान ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो शायद अब शुरू होती है। सवाल ये है कि इन नदियों के बीच की जो जमीन है, उसका क्या? और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, दोआब। पंजाब की तरह ये शब्द भी फारसी से आया है। दो मतलब टू और आब मतलब पानी, यानी दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन। और ये कोई आम जमीन नहीं है, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक होती है, जिसे इन नदियों ने लाखों साल से अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया और संवारा है। तो नदियों से तो हम मिल लिए, पर उन हरी भरी जमीनों का क्या, जिन्हें ये नदियां अपनी गोद में सहेजती हैं? वो जमीनें जिन्होंने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया, साम्राज्यों को पाला पोसा। कहानी अब इन्हीं दुआबों के साथ आगे बढ़ेगी। अगली बार हम इन्हीं उपजाऊ भूमियों के सफर पर निकलेंगे और जानेंगे कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने इंडस की 5 महान सहायक नदियों की बात की थी। अब चलिए उस जमीन को समझते हैं जो ये नदियां अपने बीच में बनाती हैं। एक ऐसी जमीन जो इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। आप जानते हैं, नदियां नक्शे पर सिर्फ लकीरें नहीं होती। असल में वो अपने आसपास की जमीन को बनाती हैं, उसे एक आकार देती हैं। और दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है ना, वो उतनी ही जरूरी है जितनी कि खुद नदियां। तो आज का हमारा पूरा फोकस इसी पर रहेगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझना होगा। ये शब्द है दोआब, DOAB। हिंदी में इसे कहते हैं दोआब। यकीन मानिए, ये एक शब्द ही इस पूरे इलाके की कहानी की चाबी है। चलिए पता लगाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये दोआब या दोआब आखिर है क्या? देखिए, ये दो नदियों के मिलने से पहले उनके बीच का इलाका होता है, और ये कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं होती। सोचिए, नदियां पहाड़ों से अपने साथ कितनी उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, बहा कर लाती हैं और इसी इलाके में जमा कर देती हैं। और बस यही वजह है कि ये दोआब दुनिया के सबसे ज्यादा फर्टाइल, मतलब सबसे उपजाऊ खेती वाले इलाकों में गिने जाते हैं। और इस शब्द की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये शब्द आया है पर्शियन लैंग्वेज से। इसे अगर हम तोड़ें तो ये 2 शब्दों से बना है। दो जिसका मतलब है टू, और आब जिसका मतलब है वाटर। तो दोआब का सीधा सा मतलब हुआ दो पानी के बीच की जमीन। है ना एकदम परफेक्ट नाम। अच्छा, तो इंडस रिवर सिस्टम में कुल 5 बड़े दोआब हैं, और इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम एक सफर पर निकलते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। एक एक करके इन सभी बड़े दोआबों को देखेंगे। लेकिन यहां एक सवाल दिमाग में आता है,
क्या इन दोआबों के नाम बस ऐसे ही कुछ भी रख दिए गए, या इनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई छिपा हुआ पैटर्न? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब बहुत ही क्लेवर है। असल में इन दोआबों के नाम उन दो नदियों के नामों को मिलाकर बनाए गए हैं जिनके बीच ये पड़ते हैं। अंग्रेजी में इसे पोर्टमैंटो कहते हैं, मतलब दो शब्दों के हिस्से लेकर एक नया शब्द बना देना। एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? चलिए अब इस टेबल को देखते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सबसे पहले सबसे वेस्ट में सिंध सागर दोआब। ये इंडस यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच का इलाका है, ठीक है। अब थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहां है जेच दोआब। अब देखिए नाम कैसे बना। झेलम से लिया जे और चिनाब से लिया च, बन गया जेच। सिंपल। इसके बाद आता है रचना दोआब। यहां रावी नदी से आर लिया और चिनाब से च ले लिया, बन गया रचना। अगला है बारी दोआब। यहां बियास नदी का बी और रवि नदी का आर मिलकर बना बारी। और आखिर में सबसे ईस्ट में है बिस्ट दोआब। इसमें बीएस से बी लिया और सतलुज से स्ट, हो गया बिस्ट। देखा आपने, ये नेमिंग सिस्टम कितना क्लेवर है। इसे याद रखना कितना आसान हो जाता है। तो दोआब तो हमने समझ लिए, लेकिन इन पांचों सहायक नदियों का सफर यहां खत्म नहीं होता। अरे नहीं, ये आगे जाकर एक जगह मिलती हैं, एक बहुत बड़ा संगम बनाती हैं, और इस जगह को कहते हैं पंचनद। पंचनद वो जगह जहां 5 नदियां एक हो जाती हैं। तो ये पंचनद आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये झेलम, चनाब, रवि, ब्यास और सतलज, इन पांचों नदियों की मिलीजुली धारा है। जरा सोचिए, 5 ताकतवर नदियां जब अपनी सारी शक्ति एक साथ मिला दें तो एक सुपर रिवर बन जाती है। और नाम भी बिल्कुल वही बताता है, पंच मतलब 5 और नद मतलब नदी। पंचनद, 5 नदियों का संगम। तो चलिए इस पूरे सफर को 3 आसान स्टेप्स में क्विकली समराइज करते हैं। स्टेप 1, 5 सहायक नदियां बहती हैं और अपनी बीच में उपजाऊ दोआब बनाती हैं। स्टेप 2, ये पांचों नदियां आपस में मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं जिसका नाम है पंचनद। और फाइनली स्टेप 3, ये पंचनद पाकिस्तान में मिठानकोट के पास अपनी मेन रिवर यानी इंडस में जाकर मिल जाती है, और बस यहां इनका सफर पूरा होता है। और इसी के साथ इंडस रिवर सिस्टम की हमारी ये पड़ताल पूरी होती है। लेकिन हमारा सफर अभी जारी रहेगा। अगले एक्सप्लेनर में हम भारत के दिल की तरफ बढ़ेंगे और उस रिवर सिस्टम को समझेंगे जिसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगा सिस्टम की। देखिए, ये सिस्टम सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, ये तो खुद सभ्यता के बारे में है। हम सिर्फ इसकी ज्योग्राफी नहीं देखेंगे, नहीं, हम इसके किनारे बसी कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और हजारों साल पुराने इतिहास की गहराइयों में भी उतरेंगे। तो क्या आप गंगा के जन्म की कहानी देखने के लिए तैयार हैं? उसके उद्गम से लेकर उसके विशाल रूप तक का सफर अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हम थे सिंधु की सूखी घाटियों में, और अब चलिए चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, उत्तराखंड के हरे भरे बर्फीले हिमालय में, जहां भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का जन्म होता है। देखिए, हिमालय की इन ऊंचाइयों में भूगोल और आध्यात्मिकता, ये दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और गंगा की कहानी ज्यादातर लोग जैसा सोचते हैं वैसी है नहीं। ये किसी एक ग्लेशियर से शुरू नहीं होती। असल में गंगा का जन्म किसी एक धारा से होता ही नहीं है, बल्कि इसका जन्म होता है कई नदियों के एक दिव्य मिलन से। एक नहीं बल्कि 5 पवित्र संगमों की एक पूरी श्रृंखला से ये बनती है। और इसी पूरी आध्यात्मिक और भौगोलिक यात्रा को हम जानते हैं पंचप्रयाग के नाम से। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, प्रयाग। इसका सीधा सा मतलब है नदियों का पवित्र संगम। यही वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिस पर गंगा के जन्म की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उस नदी से जो इन सभी संगमों के केंद्र में है, जो इस पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। और ये नदी है अलकनंदा।
अब मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग तो भागीरथी को गंगा का मुख्य स्रोत मानते हैं, है ना? लेकिन अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करें, यानी पानी की मात्रा की, तो असली मुख्य धारा अलकनंदा है। यही वो नदी है जो गंगा बनने से पहले बाकी सभी सहायक नदियों का पानी अपने में इकट्ठा करती है। ये बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और यही वो धागा है जो सभी 5 प्रयागों को एक माला में पिरोता है। तो ठीक है, अब हम अलकनंदा के बहाव के साथ साथ नीचे की ओर चलेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग धाराएं मिलकर एक महान नदी को जन्म देती हैं। हम उत्तर से दक्षिण की ओर एक एक करके पहले 4 संगमों को देखेंगे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है विष्णु प्रयाग, पंच प्रयागों में सबसे ऊंचाई पर मौजूद संगम। यहाँ पर बर्फीली धौली गंगा नदी, जो नीति दर्रे के ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी लेकर आती है, वो बड़ी तेजी से आकर अलकनंदा में मिल जाती है। जरा सोचिए वो नज़ारा कितना शक्तिशाली होता होगा। अलकनंदा में और पानी जुड़ चुका है और अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे प्रयाग पर, नंद प्रयाग। यहाँ अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है। इस नदी की खास बात यह है कि इसका पानी सीधे नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियरों से आता है, जो इस संगम को एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे संगम कर्णप्रयाग की ओर। इस जगह पर शक्तिशाली पिंडर नदी, जिसे पिंडारी गंगा भी कहते हैं, प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर से अपनी एक लंबी यात्रा पूरी करके अलकनंदा में विलीन हो जाती है। देवप्रयाग से ठीक पहले हमारा चौथा और आखिरी पड़ाव है रुद्रप्रयाग। यहाँ का माहौल काफी तीव्र महसूस होता है, क्योंकि केदारनाथ के पास से आने वाली उग्र मंदाकिनी नदी यहीं पर अलकनंदा से मिलती है। और हाँ, ये वही नदी है जो अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, जो हमें इसकी जबरदस्त शक्ति की याद दिलाती है। तो अब तक अलकनंदा 4 नदियों का जल अपने में समा चुकी है और बहुत विशाल हो गई है। और अब हम अपनी यात्रा के सबसे खास पड़ाव पर पहुंचते हैं, अंतिम और सबसे प्रसिद्ध संगम, वो जगह जहां गंगा का असल में जन्म होता है। ये है देवप्रयाग। यहाँ पर हमारी विशाल अलकनंदा नदी का संगम उस नदी से होता है जिसे ज्यादातर लोग गंगा मानते हैं, भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली भागीरथी को ही तो पारंपरिक रूप से गंगा का स्रोत माना जाता है। और यहीं पर इन 2 महान नदियों का महामिलन होता है। और यही वो निर्णायक पल है। देवप्रयाग में इस संगम के बाद ही इन दोनों की मिली हुई धारा को आधिकारिक तौर पर गंगा नाम दिया जाता है। मतलब इस पॉइंट से 1 मीटर पहले भी वो तकनीकी रूप से गंगा नहीं है। यहीं पे जन्म होता है गंगा का। तो गंगा का जन्म हो चुका है। आइए अब इस पूरी यात्रा को, इस दिव्य समीकरण को एक साथ रखकर समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ से गंगा का सफर कहाँ और कैसे आगे बढ़ता है। तो ये देखिए, ये है पूरी कहानी एक नज़र में। आप देख सकते हैं विष्णु प्रयाग से लेकर देवप्रयाग तक एक नदी है जो कॉमन है, जो स्थिर है, वो है अलकनंदा। यही वो नदी है जो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और आखिर में भागीरथी, इन सभी का जल अपने में समाहित करती है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि अलकनंदा ही इन सभी 5 संगमों का कॉमन डिनोमिनेटर है। ये वो धागा है जो इन सभी नदियों की माला को एक साथ पिरोता है। तो देखा जाए तो इस कहानी की असली नायक भागीरथी नहीं, बल्कि अलकनंदा है। देवप्रयाग में जन्म लेने के बाद गंगा हरिद्वार में पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और बस यहाँ से शुरू होती है इसकी 2500 किलोमीटर लंबी महायात्रा, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। लेकिन मैदानों में इसकी यात्रा अकेली नहीं है। जैसे जैसे ये आगे बहती है, एक और शक्तिशाली नदी, जिसे इसकी श्याम भगिनी या डार्क सिबलिंग कहा जा सकता है, सैकड़ों किलोमीटर तक इसके समानांतर चलती है और फिर अंत में इसमें विलीन हो जाती है। आखिर वो कौन सी नदी है और उसकी कहानी क्या है, जानेंगे हमारे अगले विश्लेषण में। नमस्कार, भारत की महान नदी प्रणालियों पर हमारी चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं गंगा और उसकी सबसे महत्वपूर्ण साथी यमुना नदी के बारे में। तो याद है ना, पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे देवप्रयाग में गंगा का जन्म होता है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ रही है। जैसे ही गंगा हरिद्वार में पहाड़ों को पीछे छोड़ती है, वो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है
और यहीं से उसका वो शांत विशाल स्वरूप हमारे सामने आता है जिसे हम सब जानते हैं। तो चलिए इस बदलाव को जरा करीब से समझते हैं। पहाड़ों में जो नदी एक तेज, कह सकते हैं अशांत धारा की तरह बह रही थी, वही नदी अब उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में एक चौड़ी राजसी जीवन रेखा बन जाती है। मतलब उसका कैरेक्टर, उसकी स्पीड, उसका मकसद, सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, गंगा अब उत्तर भारत की धड़कन बन जाती है जो करोड़ों लोगों को जिंदगी देती है। लेकिन ये सफर वो अकेले तय नहीं करती। उसके साथ साथ लगभग एक परछाई की तरह उसकी सबसे लंबी और सबसे जरूरी सहायक नदी यमुना भी चलती है। इससे पहले कि हम यमुना की कहानी में गहराई से उतरें, एक काम करते हैं। पहले गंगा नदी के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन उतनी ही जरूरी आंकड़ों को समझ लेते हैं। ये नंबर्स ही असल में इसकी महानता का पहला परिचय हैं। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि ये इसे पूरी तरह से भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बनाता है। और यही वजह है कि देश के लिए ये सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही तरह से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। साल 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया गया। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब है कि इसे बचाने और इसे फिर से जीवंत करने के लिए नेशनल लेवल पर कोशिशें की जाएंगी। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका सफर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये उत्तराखंड में अपने जन्म स्थान से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे लंबी दूरी तय करती है, इसके बाद बिहार और फिर झारखंड से गुजरती है। हाँ, झारखंड में इसका रास्ता सबसे छोटा है और आखिर में पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। हम सब ने सुना है कि गंगा का पानी अगर सालों तक बोतलों में भी बंद रहे तो वो खराब नहीं होता। तो क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक वजह भी है? इसका जवाब विज्ञान में छिपा है और वो जवाब है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज दरअसल एक तरह का वायरस होता है, लेकिन घबराइए नहीं, ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका काम है पानी में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को पकड़ना और उन्हें खत्म कर देना। गंगा के पानी में ये कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो एक नेचुरल सेल्फ प्यूरिफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं और पानी को सड़ने से बचाते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब अपना ध्यान गंगा की सबसे वफादार साथी या कह सकते हैं उसके दाहिने हाथ यानी यमुना नदी पर लाते हैं। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका सफर भी लगभग गंगा के पैरेलल ही चलता है। इन दोनों नदियों का ये समानांतर सफर देखना वाकई में बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ गंगा कानपुर, वाराणसी और पटना जैसे बड़े बड़े शहरों को जीवन दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना देश की राजधानी दिल्ली और मथुरा, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजर रही हैं। आइए यमुना से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर मौजूद यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है और आखिर में ये प्रयागराज के पवित्र संगम पर गंगा में विलीन हो जाती है, जहां इन दो महान नदियों का अद्भुत मिलन होता है। यमुना खुद इतनी बड़ी है कि वो सिर्फ एक सहायक नदी नहीं है, बल्कि अपने आप में ही एक पूरी नदी प्रणाली है, एक पूरा रिवर सिस्टम है। ये उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से आने वाली कई दूसरी जरूरी नदियों का पानी भी अपने में मिला लेती है। इसमें भी खास तौर पर प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर की ओर बहकर आने वाली नदियां यमुना के पानी में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इनमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन सबसे प्रमुख हैं। ये सभी पठारी इलाके का पानी लेकर यमुना में मिलती हैं। अब इन सहायक नदियों में से चंबल की कहानी थोड़ी अलग और भूवैज्ञानिक रूप से बहुत ही अनोखी है। ये नदी अपनी उपजाऊ जमीन के लिए उतनी नहीं जानी जाती जितनी अपने ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाके के लिए जानी जाती है। चंबल का इलाका अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी यानी बीहड़ के लिए मशहूर है। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसा सूखा इलाका है जहां हजारों सालों से पानी और हवा के कटाव ने मिट्टी में गहरी संकरी घाटियों और खड़ी पहाड़ियों का एक जाल सा बना दिया है। इन्हीं गहरी घाटियों को इंग्लिश में रैविन्स कहा जाता है। और पता है, ये इलाका इतना ज्यादा दुर्गम है कि खड़ी मिट्टी की पहाड़ियों की ये भूल भुलैया ऐतिहासिक रूप से डाकुओं और बागियों के छिपने के लिए एक परफेक्ट अड्डा रही है।
ये बात इसकी भौगोलिक जटिलता को और भी यादगार बना देती है। तो अब तक हमने गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों, खासकर यमुना और चंबल की यात्रा को देखा। अब इस पूरी जानकारी को एक साथ रखने के लिए चलिए इन दो महान जीवन रेखाओं की एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों महान नदियों का एक बिल्कुल साफ सारांश है। देखिए, गंगा का उद्गम गंगोत्री से तो यमुना का यमुनोत्री से। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि यमुना 1370 किलोमीटर लंबी है। दोनों नदियां अलग अलग बड़े शहरों को पोषित करती हैं और दोनों की ही अपनी अपनी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो उनके पूरे तंत्र को बनाती हैं। तो आज हमने मुख्य तने यानी गंगा और उसकी दाहिनी भुजा यानी यमुना की यात्रा को समझा। लेकिन गंगा तंत्र की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अरे, अभी तो गंगा को उत्तर से यानी हिमालय से और दक्षिण से यानी प्रायद्वीप से आने वाली कई और नदियां भी तो मिलती हैं। उनका क्या? इस सफर को आगे ले जाने के लिए एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। गंगा में उत्तर से मिलने वाली एक नदी इतनी ज्यादा अस्थिर और विनाशकारी है कि उसे बिहार का शोक कहा जाता है। आखिर ये कौन सी नदी है? इसी सवाल के जवाब के साथ मिलेंगे अगले विश्लेषण में। नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि कैसे देवप्रयाग में गंगा का जन्म होता है और फिर प्रयागराज में उसका अपनी सबसे बड़ी साथी यमुना नदी से महासंगम होता है। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि कोई एक नदी आखिर एक पूरे उपमहाद्वीप की जीवन रेखा, एक विशाल नदी तंत्र कैसे बन जाती है? इसका जवाब गंगा के विशाल परिवार में छिपा है। मतलब इसकी वो सैकड़ों छोटी बड़ी सहायक नदियां जो लगातार इसे अपना जल देकर पोषित करती हैं और इसे एक साधारण धारा से एक महानदी में बदल देती हैं। तो आज हम इसी पोषण की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। एक नदी तंत्र एक जैविक जीव की तरह होता है। उसे बढ़ने के लिए निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है। अब गंगा के लिए ये भोजन क्या है? ये है पानी और गाद, जो उसे दो बिल्कुल अलग अलग स्रोतों से मिलता है, और यही फीडिंग उसे वो विशाल रूप देती है जिसे हम आज जानते हैं। तो सवाल ये है कि गंगा को ये पानी या फीडिंग मिलती कहाँ से है? तो ये दो बिल्कुल अलग भौगोलिक दुनियाओं से आती है। एक हिमालय की बर्फीली चोटियों से, जिन्हें हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज या बाईं ओर की सहायक नदियां कहते हैं, और दूसरी मध्य भारत के प्राचीन पठारों से, जिन्हें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज या दाईं ओर की सहायक नदियां कहा जाता है। और इन दोनों स्रोतों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। बाईं ओर यानी लेफ्ट बैंक की नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं, इसीलिए ये पेरेनियल है, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। ये नदियां युवा हैं, बहुत ऊर्जावान है, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लाती हैं और अक्सर विनाशकारी बाढ़ का कारण भी बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर राइट बैंक की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। ये बारिश पर निर्भर हैं और लाखों साल पुरानी कठोर चट्टानों पर बहती हैं, इसलिए इनमें गाद भी बहुत कम होती है। तो चलिए पहले समूह को जरा करीब से देखते हैं, द हिमालयन टॉरेंट्स, यानी बाईं ओर की वो सहायक नदियां जो ऊंचे पहाड़ों से प्रचंड वेग के साथ नीचे उतरती हैं। ये शक्तिशाली हैं, अस्थिर हैं और ऊर्जा से लबालब हैं। इस समूह में सबसे पहली और बड़ी नदी है रामगंगा। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की दूधाटोली पर्वतमाला से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब गंगा पहाड़ों से मैदानों में उतरती है तो रामगंगा ही वो पहली प्रमुख सहायक नदी है जो उससे आकर मिलती है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, ये प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरती है। अब आती है एक बहुत ही अनोखी नदी, गोमती, जिसे ग्राउंड वाटर एनोमली भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपनी बाकी हिमालयी बहनों की तरह किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। इसका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील से। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से ग्राउंड वाटर यानी भूजल पर निर्भर है। ये लखनऊ शहर को जीवन देती हुई गाजीपुर के पास कैथी में गंगा में मिल जाती है। तो यही बात गोमती को अपनी बाकी बहनों से बिल्कुल अलग करती है। देखिए, एक तरफ गोमती जो एक झील से निकलती है, भूजल से चलती है और मैदान में ही जन्म लेती है, और दूसरी तरफ बाकी लेफ्ट बैंक नदियां
जो बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं, बर्फ पिघलने से पानी पाती हैं और जिनका उद्गम हिमालय की ऊंची चोटियों पर है। चलिए अब रुख करते हैं घाघरा नदी का, जिसे एक ट्रांस हिमालयन जाइंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सफर हिमालय के भी पार तिब्बत में मापचाचुंगो ग्लेशियर से शुरू होता है। नेपाल में इसे करनाली नाम से जाना जाता है। यह शीशा पानी में एक बहुत गहरी घाटी या गॉर्ज बनाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है शारदा, जिसे काली नदी भी कहते हैं, और यही नदी भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और अंत में ये बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है गंडक, जिसे नेपाल में नारायणी भी कहते हैं। ये नेपाल के न्यूबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। इसका मुख्य काम मध्य नेपाल के एक बहुत बड़े हिस्से के पानी को गंगा तक पहुंचाना है और वहां से ये भारत में आकर बिहार के विशाल मैदानों को सींचती हैं। और अब बात उस नदी की जो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है, कोसी। इसे बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। ये 3 धाराओं के संगम से बनती है, सनकोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है और इसका यही स्वभाव इसकी विनाशकारी प्रकृति की असली जड़ है। तो ये एंटीसीडेंट रिवर आखिर होती क्या है? अच्छा, ऐसे समझिए, ये एक ऐसी नदी है जो जमीन के नीचे की चट्टानों में हुए बदलावों और पहाड़ों के उठने के बावजूद अपने पुराने रास्ते पर ही बहती रहती है। मतलब नदी उन पहाड़ों से भी ज्यादा पुरानी है जिन्हें वो आज काटकर अपना रास्ता बना रही है। ये बहुत ही जिद्दी नदी है जो किसी भी हालत में अपना रास्ता नहीं बदलती। तो कोसी बिहार का शोक क्यों है? क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। और ये होता कैसे है? ये एक दुष्चक्र जैसा है। देखिए, पहला, ये युवा हिमालय से भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। दूसरा, जैसे ही ये मैदानों में पहुंचती है, इसकी रफ्तार कम हो जाती है और ये उस गाद को अपने ही रास्ते में जमा कर देती है, जिससे इसका अपना ही रास्ता बंद हो जाता है। तीसरा, अब रुके हुए पानी का दबाव किनारों को तोड़ देता है। और चौथा, नदी एक नया रास्ता बना लेती है, जो हर साल गांवों और खेतों में भयानक तबाही लाता है। हिमालय के इन शक्तिशाली प्रवाहों के बाद अब हम गंगा के दूसरे फीडिंग सोर्स की ओर बढ़ते हैं, द पेनिनसुलर फ्लो, यानी राइट बैंक की सहायक नदियां। ये दक्षिण के प्राचीन, स्थिर और कठोर पठारों से आने वाली शांत नदियां हैं। यमुना के बाद गंगा की सबसे प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है सोन। इसका जन्म मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है और ये रेडियल ड्रेनेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी मुख्य सहायक नदियां उत्तरी कोयल और रिहंद हैं और ये पटना के ठीक पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। अब ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है? कल्पना कीजिए एक पहिए की जिसके केंद्र से तीलियां चारों तरफ बाहर की ओर निकलती हैं। बस यही है रेडियल ड्रेनेज। इसमें नदियां एक केंद्रीय ऊंचे बिंदु से बाहर की ओर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ से सोन नदी उत्तर की ओर गंगा में मिलने बहती है, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में मिलने चली जाती है। सोचिए, एक ही जगह से 2 नदियां 2 बिल्कुल विपरीत दिशाओं में। एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी है पुनपुन। ये झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पटना के पास फतुहा में गंगा से मिल जाती है। तो ठीक है, हमने गंगा के दोनों फीडिंग सिस्टम्स को देख लिया है, उत्तर से आने वाले युवा हिमालयी प्रवाह और दक्षिण से आने वाले प्राचीन प्रायद्वीपीय प्रवाह। अब समय है इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने का। ये टेबल हमारी अब तक की पूरी चर्चा का सार है। यहाँ हर प्रमुख नदी को एक साथ देखा जा सकता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। कौन सी नदी किस किनारे से मिलती है, उसका जन्म कहाँ होता है, उसकी खास पहचान क्या है और वो गंगा से कहाँ मिलती है। ये गंगा के विशाल पोषण तंत्र का समझिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो अब तक गंगा, हिमालय और पठार दोनों का पानी लेके एक विशाल जलराशि बन चुकी है। लेकिन इसका सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अब ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इसे अपनी सबसे बड़ी आधुनिक चुनौती का सामना करना है। 2 अलग अलग दुनियाओं के पानी से लबालब गंगा पश्चिम बंगाल पहुंचती है। यहाँ इसका आकार और इसकी शक्ति अपने चरम पर होती है। ये अब सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक बहता हुआ समंदर लगती है। और यहीं पश्चिम बंगाल में इसका सामना होता है फरक्का बैराज से, जो इंसान के द्वारा बनाया गया एक विशाल ढांचा है।
तो यहाँ से आगे क्या होता है? क्या होता है जब एक विशाल नदी को इंसानी दखल से दो धाराओं में बंटने पर मजबूर किया जाता है? एक ऐसा कदम जो सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि दो राष्ट्रों का भाग्य भी तय करता है। इसका जवाब हम जानेंगे अपनी अगली कड़ी में। नमस्कार, गंगा नदी तंत्र के हमारे इस सफर में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे गंगा एक विशाल, शक्तिशाली नदी बन गई। आज हम उसकी यात्रा के अंतिम और शायद सबसे नाटकीय पड़ाव को देखने वाले हैं। ये वो जगह है जहां ये महानदी समुद्र में मिलने से ठीक पहले दो हिस्सों में बंट जाती है और एक पूरे के पूरे भूभाग को जन्म देती है। याद होगा आपको, अपनी पिछली यात्रा में हमने देखा था कि कैसे गंगा ने पहाड़ों और मैदानों के पानी को खुद में समेटकर एक जबरदस्त, शक्तिशाली धारा का रूप ले लिया था। और अब जब ये पश्चिम बंगाल में दाखिल होती है तो ये अपनी पूरी ताकत पर होती है। लेकिन अब इसकी यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, और ये कोई मामूली अंत नहीं है। ये नदी दो हिस्सों में टूट जाती है और इस प्रक्रिया में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों की किस्मत को एक नया आकार देता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम गंगा के महान विभाजन यानी द ग्रेट गंगा बाइफिकेशन को समझेंगे, फिर भारत में हुगली नदी प्रणाली को देखेंगे, उसके बाद बांग्लादेश की शक्तिशाली पद्मा नदी की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे कि मेघना नदी कैसे बनती है, और आखिर में सुंदरबन डेल्टा के जन्म की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है द ग्रेट गंगा बाइफर्केशन, मतलब गंगा का महान विभाजन। ये वो निर्णायक भौगोलिक घटना है, वो मोड़ है जहां एक नदी दो बन जाती है। तो ये शब्द है बाइफर्केशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी भी चीज का दो शाखाओं या हिस्सों में बंट जाना। और जब हम एक नदी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मुख्य धारा दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। और ये ऐतिहासिक विभाजन होता है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। यहीं पर गंगा अपनी पहचान को तोड़ देती है। इसकी एक शाखा, जिसे भागीरथी हुगली कहते हैं, वो दक्षिण की तरफ भारत में ही बहती चली जाती है, जबकि इसकी जो मुख्य और बड़ी शाखा है वो पद्मा का नाम लेकर दक्षिण पूर्व की ओर बांग्लादेश में चली जाती है। अब देखिए, पानी के इस बंटवारे को मैनेज करने के लिए फरक्का बराज बनाया गया है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी के तहत काम करता है। इसका सबसे जरूरी काम है हुगली नदी में जरूरत के हिसाब से पानी भेजना। क्यों? ताकि नदी के तल में जो गाद यानी सिल्ट जमा हो जाती है वो बह जाए और कोलकाता बंदरगाह तक बड़े जहाज आसानी से आ जा सकें। चलिए अब गंगा की उस पहली शाखा पर ध्यान देते हैं जो भारत में ही रह जाती है, दी हुगली रिवर सिस्टम। ये गंगा की पश्चिम बंगाल वाली कहानी है। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है। हम सब अक्सर कहते हैं कि कैलकाटा से गंगा बहती है, पर टेक्निकली ये सच नहीं है। जो नदी कैलकाटा शहर की जीवन रेखा है वो असल में हुगली है। ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब एक ऐसी शाखा जो मुख्य नदी से निकलकर अलग हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं मिलती। हुगली को अपना ज्यादातर पानी हिमालय से नहीं मिलता। इससे तो छोटा नागपुर पठार से आने वाली बारिश पर निर्भर नदियां भरती हैं। इनमें सबसे खास है दामोदर नदी, जिसे एक जमाने में अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण बंगाल का शोक या सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। इसके अलावा मयूराक्षी, रूपनारायण और कंसावती जैसी नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। तो अब अपनी कहानी का रुख गंगा की उस बड़ी वाली शाखा की तरफ मोड़ते हैं जो बांग्लादेश में दाखिल होती है। ये है शक्तिशाली पद्मा नदी, और यहीं से नदियों के महासंगम का एक नया अध्याय शुरू होता है। जैसे ही पद्मा बांग्लादेश में आती है, इसका सामना होता है जमुना नदी से। और ये जमुना कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का ही बांग्लादेशी नाम है। जरा सोचिए, यहां एशिया की दो सबसे विशाल नदियां एक दूसरे से टकराती हैं और इनकी मिली हुई धारा एक ऐसी जबरदस्त शक्ति के साथ आगे बढ़ती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब हम नदी के सफर के अंतिम चरण पर आते हैं, द मेघना रिवर। ये एक ऐसे विशाल जलमार्ग के बनने की कहानी है जो सब कुछ अपने में समेट लेता है। पद्मा और जमुना की मिली हुई धारा से मिलने से पहले मेघना की अपनी एक अलग कहानी है। इसकी शुरुआत होती है भारत के मणिपुर के पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी से।
ये नदी बांग्लादेश में सुरमा और कुशियारा नाम की 2 धाराओं में बढ़ जाती है और फिर आगे जाकर यही दोनों धाराएं वापस मिलकर मेघना नदी को जन्म देती हैं। और ये बिंदु ये बहुत जरूरी है। जब पद्मा जमुना की मिली हुई ताकत इस मेघना नदी से मिलती है तो इस आखिरी विशाल नदी को सिर्फ मेघना के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही अपनी पहचान खो देती हैं। ये विशाल जलराशि मेघना बनकर ही बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो इस पूरी विशाल नदी प्रणाली का आखिरी नतीजा क्या है? वो है द सुंदरबंस डेल्टा। ये वो जादुई जगह है जहां ये नदियां समुद्र में मिलने से पहले नई जमीन को जन्म देती हैं, उसे बनाती हैं। और ये कोई छोटा मोटा डेल्टा नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा लाई गई अरबों टन गाद से बना सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। इसका आकार सचमुच हैरान कर देने वाला है। सुंदरबन का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल अनोखा है। ये मैंग्रोव जंगलों का एक बहुत बड़ा जाल है। यहाँ ज्वार भाटे से बनने वाले जलमार्ग हैं और ये नदियों द्वारा जमा की गई गीली मिट्टी के बड़े बड़े मैदानों से बना है, जिन्हें मड फ्लैट्स कहते हैं। सुंदरबन को अक्सर कहा जाता है अ लैंड इन मेकिंग, मतलब एक बनती हुई जमीन। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये कोई स्थिर जमीन नहीं है। नदियां हर साल भारी मात्रा में गाद लाकर इसे लगातार एक नया आकार, एक नया रूप देती रहती हैं। तो चलिए अब तक की इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से याद करते हैं और देखते हैं कि गंगा की इस कहानी के बाद आगे क्या है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। भारत में उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक ये एक गंगा है जो सहायक नदियों को इकट्ठा करती है। पश्चिम बंगाल में ये भागीरथी हुगली बनकर कोलकाता की जीवन रेखा बनती है। बांग्लादेश में ये पद्मा बनकर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और आखिर में दक्षिणी बांग्लादेश में ये मेघना का नाम लेकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो इस तरह हमने गौमुख की बर्फीली गुफा से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों तक पूरे गंगा नदी तंत्र की यात्रा आज पूरी कर ली है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। पूर्व से आने वाली उस दूसरी विशाल नदी का क्या, जो पद्मा में आकर मिली थी? वो नदी जिसे अक्सर गंगा से भी ज्यादा जंगली और रहस्यमयी माना जाता है। अगली बार हम उसी की कहानी का पता लगाएंगे। हम खोज करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार और इस विश्लेषण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी नदी के सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक बहती हुई कहानी है, एक पहेली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की। तो चलिए इस शानदार सफर में उतरते हैं। आपको याद होगा पिछली बार हमने गंगा की यात्रा को समझा था कि कैसे वो भारत के मैदानी इलाकों में अपनी पहचान बनाती है। आज हम उसी के पड़ोस से शुरू होने वाली एक और नदी को देखेंगे जिसकी कहानी गंगा से बिल्कुल अलग है। दरअसल गंगा से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और विशाल नदी जन्म लेती है जो एक जियोलॉजिकल एनोमली है, एक पहेली। ये एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम हैं और कमाल की बात यह है कि हर सरहद पार करते ही ये अपनी पहचान बदल लेती है। और यही इसकी कहानी का असली सार है, एक शेप शिफ्टर की कहानी। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है तिब्बत के ऊंचे ठंडे पठार से, जहां इस नदी का पहला नाम और इसका पहला रूप हमारे सामने आता है। तिब्बत में इसे यारलोंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका सोर्स है कैलाश रेंज में मौजूद चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और मजे की बात यह है कि ये ठीक उसी इलाके के पास है जहां से इंडस और सतलज जैसी बड़ी नदियां भी निकलती हैं, जो इसे और भी खास बना देता है। तिब्बत में इसका कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है। ये वहां हिमालय के पैरेलल पूरब की ओर बहती है, एकदम शांत सौम्य सी धारा। क्योंकि ये पठार सूखा, ठंडा और काफी फ्लैट है और बारिश भी कम होती है, तो नदी अपने साथ ज्यादा सिल्ट यानी गाद लेकर नहीं चलती। सोचिए, एक विशाल नदी जो एक शांत धारा की तरह बह रही है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये नदी हिमालय के समानांतर यानी पैरेलल बह रही है, तो फिर ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को पार कैसे करती है? ये भारत पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है एक बहुत ही ड्रामेटिक, एक जबरदस्त यू टर्न लेकर। ये कोई मामूली मोड़ नहीं है, बल्कि एक जियोलॉजिकल वंडर है। और सच कहूं तो यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। ये अविश्वसनीय मोड़ आता है 7,782 मीटर ऊंचे नमचा बरवा पर्वत के पास।
ये पहाड़ एक दीवार की तरह इसके रास्ते में खड़ा हो जाता है और नदी को मजबूरन दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ता है। और यही वो मोड़ है जो दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन को बनाता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस यूटर्न के बाद नदी भारत में दाखिल होती है और यहाँ इसका पूरा व्यक्तित्व, इसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। जैसे ही ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसे एक नया नाम मिलता है, सियांग या फिर दिहांग। ये है इसकी दूसरी पहचान और यहीं से इसका वो शांत तिब्बती स्वभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जरा इस बदलाव को समझिए। तिब्बत की शांत पठारी नदी यारलुंग सांगपो अरुणाचल में आकर एक गरजती हुई तूफानी पहाड़ी धारा बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी ऊंचाई में हजारों मीटर की जबरदस्त गिरावट आती है। इस मैसिव ड्रॉप इन एलिवेशन की वजह से इसकी स्पीड और पावर कई गुना बढ़ जाती हैं, मानो एक शांत झील अचानक एक जंगली झरने में बदल गई हो। अब जैसे ही सियांग पहाड़ों का सफर पूरा करके मैदानों में उतरती है, एक बहुत ही क्रिटिकल मर्जर होता है। यहाँ इसमें दो बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, दिबांग और लोहित, और ये संगम इसके अगले ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज सेट करता है। और बस इसी महासंगम के बाद ये नदी असम के मैदानों में पहुंचती है, जहां ये अपना सबसे मशहूर नाम और अपना सबसे विशाल रूप धारण करती है। यहीं इसी पॉइंट पर इसे पहली बार ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसका मतलब है ब्रह्मा का पुत्र, जो इसके विशाल और शक्तिशाली रूप को दर्शाता है। ये नाम इसे दिबांग और लोहित से मिलने के बाद ही मिलता है, जब ये सच में एक महानदी बन जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र का कैरेक्टर एक बार फिर बदलता है। अब ये एक ब्रेडेड नदी बन जाती है। ब्रेडेड मतलब जैसे बालों की चोटी गूंथी जाती है ना, वैसे ही ये नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और फिर आगे जाकर मिल जाती है, और इस प्रोसेस में अनगिनत नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड्स बनाती है। और एक और मजेदार बात, यहाँ ये पश्चिम की ओर बहती है, जो तिब्बत की दिशा से ठीक उल्टा है, और फिर धुबरी के पास अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब हम नदी की यात्रा के अंतिम चरण में आ गए हैं। अब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अपने अंतिम मिलन की तैयारी करती है। जैसे ही ये सरहद पार करती है, ब्रह्मपुत्र को एक और नया नाम मिलता है, इसका चौथा नाम जमुना। जी हाँ, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जो अपने अंतिम और सबसे बड़े संगम की ओर बढ़ रही है। और यहाँ होता है अ ग्रैंड फिनाले, एक महासंगम। सबसे पहले जमुना, जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, मिलती है पद्मा से, जो असल में गंगा है। सोचिए, दो विशाल नदियों का मिलन। ये दोनों मिलकर एक और विशाल धारा बनाती हैं, जिसे पद्मा ही कहा जाता है। फिर ये संयुक्त धारा आगे जाकर मेघना नदी से मिलती है और अंत में इस मेगा रिवर का नाम हो जाता है मेघना, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल में सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। एक नदी, चार अलग अलग क्षेत्र और चार बिल्कुल अलग पहचाने। सच में ये एक शेप शिफ्टर रिवर है। तो हमने इस रूप बदलने वाली नदी की पूरी ज्योग्राफिकल जर्नी को ट्रेस कर लिया है, तिब्बत की शांत ऊंचाइयों से लेकर बांग्लादेश के विशाल डेल्टा तक। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इसे एक जायंट यानी एक विशाल नदी बनाता क्या है? क्या सिर्फ इसका लंबा रास्ता या कुछ और भी है? इसका असली जवाब छिपा है इस बात में कि ये भारत की लगभग किसी भी दूसरी नदी से कहीं ज्यादा पानी और कहीं ज्यादा गाद यानी सिल्ट लेकर चलती है। इसकी असली शक्ति इसके रास्ते में नहीं, बल्कि इसके अंदर बहने वाले पानी और गाद में है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक बहता हुआ लैंडस्केप है। ये इतनी ज्यादा गाद लाती है कि अपने रास्ते में द्वीप बना देती है, ऐसे द्वीप जो मौसम के साथ बनते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? आखिर ये कौन सा मैकेनिज्म है? खैर, ये कहानी हम जानेंगे अगली बार। नमस्कार, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के हमारे सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हम इसकी यात्रा को तिब्बत से लेकर असम के मैदानों तक देख चुके हैं और आज हम इसकी सतह के नीचे उतरकर इसके असली विशालकाय चरित्र को समझने वाले हैं। तो पिछले विश्लेषण में हमने क्या देखा था?
हमने देखा था कि कैसे तिब्बत के ऊंचे बर्फीले पठार से निकलकर ब्रह्मपुत्र एक अविश्वसनीय यात्रा तय करती है और असम के हरे भरे मैदानों में पहुंचकर एक शक्तिशाली विशाल रूप ले लेती है। लेकिन असल कहानी सिर्फ पानी की है ही नहीं। ब्रह्मपुत्रा महज एक नदी नहीं, ये तो गाद और रेत का एक चलता फिरता महासागर है। और यही बात, इसका ये जो भारी भरकम सेडिमेंट लोड है, वही इस नदी के अनोखे चरित्र को समझने की असली चाबी है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले द रिवर्स इन अ वर्ल्ड, यानी नदी के अंदर की दुनिया। फिर हाउ अ रिवर ब्रेड्स, ये नदी गुम्फित कैसे होती है। तीसरा, आइलैंड्स ऑफ एक्सट्रीम्स, इसके बनाए हुए विशाल और छोटे द्वीप। चौथा, द ट्रिब्यूटरी नेटवर्क, इसकी सहायक नदियों का जबरदस्त जाल। और आखिर में कनेक्टिंग लैंड एंड वाटर, ये जमीन और पानी को कैसे जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है द रिवर्स इन अ वर्ल्ड। जैसा हमने कहा, ये नदी सिर्फ पानी से नहीं बनी। इसका जो असली चरित्र है वो उस भारी मात्रा में गाद और रेत में छिपा है जो ये हिमालय से अपने साथ बहा कर लाती है। सच तो ये है कि यही चीज इसके हर पहलू को, इसकी हर एक हरकत को तय करती है। और इसी गाद की वजह से हम अपने दूसरे और शायद सबसे जरूरी खंड पर आते हैं, हाउ अ रिवर ब्रेड्स। ये एक ऐसी नदी है जो अपनी जमीन खुद बनाती है। देखिए, गंगा की तरह नहीं जो एक तय रास्ते में बहती है, नहीं, ब्रह्मपुत्र का एक बहुत ही अनोखा ब्रेडेड चैनल है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। तो एक ब्रेडेड रिवर होती क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई एक सीधी साधी नदी नहीं है। ये तो कई सारी आपस में जुड़ी हुई धाराओं का एक जाल है, एक नेटवर्क है। ये धाराएं बार बार अलग होती हैं, फिर कुछ दूर जाकर दोबारा जुड़ जाती हैं और बीच में रेत और गाद के टीले, जिन्हें सेडिमेंट बार्स कहते हैं, छोड़ जाती हैं। देखने में ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने नदी की चोटियां गूंथ दी हों। अच्छा, तो ये ब्रेडिंग की प्रक्रिया होती कैसे है? इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, नदी हिमालय से उतरते हुए अपने साथ बहुत भारी मात्रा में गाद यानी सेडिमेंट लेकर आती है। दूसरा, जैसे ही नदी पहाड़ों की तेज ढलान से उतरकर समतल मैदानों में पहुंचती है तो क्या होता है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और इस वजह से वो भारी गाद उसके मुख्य रास्ते में ही जमने लगती है और एक तरह से उसका रास्ता रोक देती है। तीसरा, अब रुके हुए पानी को तो बहना है, तो वो नए रास्ते खोजता है और कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाता है। और चौथा, ये सारी धाराएं उन गाद के टीलों के अगल बगल से घूमती हुई आगे जाकर फिर से एक हो जाती हैं। यही साइकिल बार बार लगातार चलता रहता है और नदी का ये अनोखा ब्रेडेड पैटर्न बना देता है। अब इस ब्रेडिंग का सबसे सीधा और सबसे ड्रामेटिक नतीजा क्या है? नदी के बीच में द्वीपों का बनना। और ब्रह्मपुत्र इस मामले में बिल्कुल चरम पर है। ये ऐसे द्वीप बनाती है जो या तो बहुत विशाल हैं या फिर बिल्कुल छोटी। यहां हम इस नदी की शक्ति का एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। सोचिए, ये इतना बड़ा है कि असम का एक पूरा जिला है और ये नव वैष्णव मठों यानी सत्रों का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी है। पर एक कड़वी सच्चाई ये है कि नदी के कटाव की वजह से ये लगातार सिकुड़ रहा है। और फिर दूसरी तरफ है उमानंदा, दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप, जिसे पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं। गुवाहाटी के पास ये छोटा सा द्वीप अपने एक प्राचीन मंदिर के लिए मशहूर है। एक ही नदी के बनाए ये 2 द्वीप उसकी बनाने की और मिटाने की दोनों ताकतों का एक अद्भुत सबूत हैं। तो सवाल उठता है कि ब्रह्मपुत्र में इतना सारा पानी और इतनी सारी गाद आखिर आती कहां से है? इसका जवाब छिपा है इसकी सहायक नदियों के विशाल नेटवर्क में, जो अपने आप में नदियों की एक पूरी सेना की तरह हैं। अगर हम नदी के बहाव की दिशा में चलें तो दाहिने किनारे से यानी उत्तर में हिमालय से आने वाली मुख्य नदियां हैं सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कामेंग, मानस, जो मानस नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरती है, और तीस्ता, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन 1787 में एक भयंकर बाढ़ के बाद इसने अपना पूरा रास्ता ही बदल लिया और अब ब्रह्मपुत्र में जा मिलती है। और आखिर में है संकोश। अब जरा बाएं किनारे यानी दक्षिण की पहाड़ियों से आने वाली नदियों पर नजर डालते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है लोहित नदी। इसकी लैटेराइट मिट्टी के कारण इसका पानी लाल दिखता है, इसीलिए इसे खून की नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा हैं दिबांग और धनसिरी।
ये सभी नदियां मिलकर ही ब्रह्मपुत्र को वो विशाल रूप और वो शक्ति देती हैं जिसके लिए हम उसे जानते हैं। चलिए अब प्राकृतिक भूगोल से थोड़ा आगे बढ़कर मानव इंजीनियरिंग की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र को इस पूरे क्षेत्र की नदी प्रणाली से कैसे जोड़ा गया है। इस नदी की जो विशाल चौड़ाई है उसने सदियों तक अरुणाचल प्रदेश को बाकी भारत से मानो अलग थलग रखा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 9.15 किलोमीटर। ये भारत के सबसे लंबे पुल की लंबाई है और इंजीनियरिंग का ये शानदार नमूना इसी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर बना है। इस पुल का आधिकारिक नाम है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी लोहित के ऊपर बना है और असम को सीधे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये पुल न सिर्फ यात्रा का समय कई घंटे कम कर देता है, बल्कि हमारे देश के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हम इस पूरी पहेली के आखिरी और तीसरे स्तंभ पर आते हैं, बराक मेघना सिस्टम। अक्सर इसे एक अलग नदी प्रणाली की तरह देखा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि पूर्वी भारत के नदी तंत्र और उस विशाल डेल्टा के निर्माण में इसकी एक बहुत ही अहम भूमिका है। तो बराक नदी की यात्रा मणिपुर की पहाड़ियों से शुरू होती है। बांग्लादेश में घुसते ही ये दो शाखाओं में बंट जाती है, सुरमा और कुशियारा। आगे चलकर ये दोनों शाखाएं फिर से मिल जाती हैं और मेघना नदी बन जाती हैं। और यहीं पर होता है नदियों का महासंगम। मेघना नदी में पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र का मिला जुला प्रवाह आकर मिल जाता है, और ये तीनों महानदियां मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। तो चलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट एक नजर में देख लेते हैं। हमने जाना कि ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड नदी है जो माजुली जैसे विशाल और उमानंदा जैसे छोटे द्वीपों को जन्म देती है। हमने देखा कि कैसे भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु इसी नदी प्रणाली पर बना है, और अंत में हमने ये भी समझा कि कैसे ये नदी गंगा और मेघना के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। हमने नदी के प्राकृतिक इतिहास को तो पूरी तरह समझ लिया है, इसकी रगों में क्या बहता है ये जान लिया, लेकिन इसके मानवीय इतिहास का क्या? आखिर नदियां ही तो सभ्यताओं का पालना होती हैं। उनके किनारों पर शहर बसते हैं, संस्कृतियां जन्म लेती हैं, और उनके पानी पर संधियां भी होती हैं और संघर्ष भी। अगले विश्लेषण में हम इसी मानवीय पहलू की गहराइयों में उतरेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने हिमालयी नदियों के फिजिकल सफर को ग्लेशियर से लेकर सागर तक मैप किया था। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और उनके किनारों पर लिखी गई इंसानी कहानी को समझेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। एक नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये सभ्यता का पालना है। असल में आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे इन नदियों ने सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि इंसानी बस्तियों, हमारी संस्कृतियों और बड़े बड़े साम्राज्यों को भी आकार दिया है। आज हम इन 5 हिस्सों में नदी और इंसान के इस गहरे रिश्ते को परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो पहला कदम, अ रिवर्स ह्यूमन स्टोरी। देखिए, ये समझना कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये सिर्फ ज्योग्राफी का एक फैक्ट नहीं है। नहीं, ये उस क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी, कल्चर और हिस्ट्री को समझने की चाबी है। और अब हम भारत की धड़कन गंगा के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा और भारत की संस्कृति, उद्योग और शासन का केंद्र है। असल में ये भारत का सबसे ज्यादा शहरीकृत यानी मोस्ट अर्बनाइज्ड रिवर बेसिन है। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। गंगा के तट पर बसा ये शहर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ चमड़े और कपड़ा उद्योग का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, और गंगा ने इन उद्योगों के लिए पानी और ट्रांसपोर्ट दोनों का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया प्रदान किया है। यहां से अब हम पहुंचते हैं प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वो अतुलनीय है, क्योंकि ये गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। ये त्रिवेणी संगम हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। और फिर आता है वाराणसी, जिसे हम काशी भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक। गंगा के घाटों पर बसी ये स्पिरिचुअल कैपिटल जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे चक्र को नदी के साथ जोड़ती है। यहाँ नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार मानी जाती है। लेकिन गंगा की कहानी सिर्फ इन 3 शहरों तक ही सीमित नहीं है।
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक बहुत विशाल नेटवर्क है। बिहार की राजधानी पटना गंगा के दक्षिणी तट पर है। पश्चिम बंगाल का कल्चरल हब कोलकाता गंगा की एक शाखा हुगली नदी पर स्थित है। और देखिए, लखनऊ गोमती पर, अयोध्या पवित्र सरयू पर और भारत के इतिहास को आकार देने वाले शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सभी यमुना के किनारे बसे हैं, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब अपना ध्यान हिमालय के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स की ओर ले चलते हैं, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों की तरफ। इन नदियों पर बसे शहरों की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजिक और कल्चरल भूमिका है। इन नदी प्रणालियों के शहर स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम में देखिए, लेह सीधे सिंधु यानी इंडस नदी पर है, जो लद्दाख क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा कश्मीर घाटी का दिल है। पंजाब का इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना सतलुज नदी के पास स्थित है। और पूर्व में असम के डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केंद्र हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से जोड़ते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे नदियां जीवन देती हैं, सभ्यताएं बसाती हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई बार इंसान और नदी का यह रिश्ता चुनौतियों से भर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जीवन देने वाली इन नदियों के साथ रहने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? जब इंसान और प्रकृति का यह संतुलन बिगड़ता है तो होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एक इकोलॉजिकल थ्रेट की। ये है गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहते हैं। ये नदी के स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर स्पीशीज है, मतलब एक ऐसी प्रजाति जो हमें बताती है कि नदी कितनी स्वस्थ है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, गंगा डॉल्फिन की कहानी में एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ गंगा के पानी में कुदरती तौर पर बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे शहरों से निकलने वाला बढ़ता प्रदूषण और कचरा इसके पूरे इकोसिस्टम को नष्ट कर रहा है और इस अनोखे जीव को विलुप्त होने की कगार पर यानी एंडेंजर्ड स्टेटस पर ले आया है। इंसानी हस्तक्षेप का एक और सीधा उदाहरण देखिए। ये चार्ट दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बाराज बनने के बाद हिल्सा मछली की पकड़ पर क्या विनाशकारी असर पड़ा। इस बैराज ने मछली के प्राकृतिक माइग्रेशन के रास्ते को रोक दिया, जिससे मछली की पकड़ में 56% की भारी गिरावट आई। ये एक बहुत साफ उदाहरण है कि कैसे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने लोकल इकोलॉजी और लाइवलीहुड्स को प्रभावित किया। अब बात करते हैं फिजिकल थ्रेट्स की, और इसमें सबसे बड़ा नाम है बाढ़ का। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, हर साल विनाशकारी बाढ़ लाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नदी अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लाती है, जिसकी वजह से ये अपना रास्ता लगातार बदलती रहती है। गाद यानी सिल्ट की समस्या कितनी बड़ी और महंगी हो सकती है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 21.88 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। कोलकाता पोर्ट को जहाज़ों के लिए खुला रखने के लिए साल 2003 तक हर साल इतनी गाद नदी से निकालनी पड़ती थी। ये एक कभी न खत्म होने वाली और बेहद महंगी चुनौती है। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। यहाँ हम इन सभी जानकारियों को एक साथ लाकर इन 3 विशाल नदी प्रणालियों की तुलना करेंगे, ताकि पूरी की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। अब इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये नदियां सिर्फ देशों के भीतर नहीं बहती, बल्कि उनकी सीमाओं को भी पार करती हैं। इसलिए इनका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल आयाम भी है। सिंधु नदी प्रणाली 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच साझा की जाती है, और गंगा प्रणाली 1996 के फरक्का समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। और ये फाइनल स्लाइड ये पूरी कहानी को शानदार ढंग से समराइज करती है। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। इंडस एक एंटीसीडेंट नदी है, जिसका मतलब है कि ये हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही है और इसने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया है। इसकी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ा पॉलिटिकल टेंशन है। गंगा सिस्टम डेंड्रिटिक है, यानी एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैला हुआ है, और ये सचमुच देश की जीवन रेखा है। इसकी मुख्य चुनौतियां हैं पोल्यूशन, फ्लड्स और गर्मियों में पानी की कमी। और ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड नदी है, मतलब ये कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर एक चोटी की तरह बहती है। इसके लिए चाइना द्वारा इसके ऊपरी हिस्से में बांध बनाना एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चिंता है, और इसका मुख्य प्राकृतिक खतरा है जबरदस्त इरोजन और अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़। तो ये है इन तीनों विशाल नदी प्रणालियों का एक स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू,
तो हमने हिमालयी नदियों के किनारे बसी इंसानी कहानी को विस्तार से देखा। हमने उनके फिजिकल सफर से लेकर उनके इंसानी और स्ट्रेटेजिक पहलुओं को समझा। लेकिन दक्षिण भारत की प्राचीन नदियों का क्या? उनकी कहानियां हिमालयी नदियों की तुलना में कैसी हैं? इस पर हम अपने अगले विश्लेषण में बात करेंगे।